अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के लिए कौन सी ट्रीटमेंट ली जा सकती है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे मेडिकेशन से पहले मैं कुछ एहतियात बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर कुछ लोगों को जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिम्टम्स बताए, कॉजेज़ बताए, उनमें से कोई भी अलामात मौजूद हैं या कोई भी कॉज़ रहा है, तो सबसे पहले तो अपने सेल्फ पे, जैसे कि मैंने कहा, ओवरकम करना किसी भी चीज़ पे, कोई गम है या कोई भी बात हुई है, तो अगर आप में ये सिम्टम्स जो डिप्रेशन के हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप उनसे ओवरकम हों। क्योंकि अगर आप उनको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। इवन कि आपकी मेंटली हालत इतनी अबतर हो सकती है कि आप लोगों के बिल्कुल पसंद ना करें, अपने घर वालों को बिल्कुल पसंद ना करें, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करें। और जब इंसान अकेले रहता है, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, तब बहुत ज़्यादा उसके जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो कि मैंने सिम्टम में भी बताया था कि फिर सुसाइडल टेम्परामेंट तक पेशेंट का हो सकता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं किसी साइकाइट्रिस्ट से। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की सोचें यही होती हैं, अगर हम काउंसलिंग लेंगे, हम ऐसी थेरेपीज़ लेंगे तो कोई और अगर किसी को पता चले, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है ख़ानदान का, लोगों का जो आस पड़ोस में रहते हैं, तो उनको छोड़ दें। आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपके ख़ानदान वाले, आपके रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस वाले। तो अगर आप लेते हैं वो बिल्कुल भी कोई, यानी मेंटली, बेशक मेंटली इशू हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, तो अगर आप काउंसलिंग लेते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। बताएं, अगर किसी को पता भी चलता भी और आपको इस बात का फ़ियर है, तो वो फ़ियर भी आपको अपने जहन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो फ़ियर जहन में रखेंगे तो आप अपनी बीमारी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर पैदा करेंगे, और ना सिर्फ पैदा करेंगे बल्कि उसको बढ़ाते जाएंगे वक्त के साथ। दूसरा, आप कोई ना कोई वर्जिश करें, क्योंकि आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है वो होती है वॉक, वर्जिश करना। कुछ भी हो सकता है इसमें, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आप कोई भी यानी जिम वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप किसी भी किस्म का यानी वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिफ़्रेश करे, दोबारा से फ्रेश करे मतलब। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है काम में बहुत ज़्यादा ना घुसना। यानी हम क्या करते हैं, हम जैसे मोबाइल में अगर आप गूगल खोलें तो उसमें बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन होते हैं कि अभी हमें ये करना है, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हमें ये करना है। इवन कि हमें सालों के बाद की भी टेंशन होती है, सालों के बाद हमें ये करना होगा, अगर हम अभी से ये करेंगे तो सालों के बाद ऐसा हो जाएगा, महीने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये तमाम टेंशन अपने जहन से निकाल दें। जिस टाइम जो काम आप कर रहे हैं, बस वही है वो काम। क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का आगे नहीं पता, हम क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारी ज़िंदगी कितनी होगी। तो उस वक्त के लिए परेशान होना और अपने आप को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करना, ये सबसे बड़ी वजह है आजकल डिप्रेशन की, कि हम लोग आगे का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको चाहिए अपने माइंड को बिल्कुल आपने फ्रेश रखना है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपके जहन में 10-10 टैब्स खुले हुए हैं, तो सारे टैब्स को आप क्लोज़ करें। जिस टाइम आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी फुल कंसंट्रेशन इस वीडियो पर है। जो मैं बात कर रही हूँ, मेरी फुल कंसंट्रेशन मेरे टॉपिक पर है, ना कि मेरी इधर-उधर है कि कल मुझे ये वीडियो बनानी है, परसों मुझे ये वीडियो बनानी है, या कल मैंने ये वीडियो बनाई थी तो इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, जो हो गया वो गुज़र गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, बस आगे बेहतरी कर सकते हैं। और जो आगे होना है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बस जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको आप बेहतर करके चलना, कि आने वाली तमाम चीज़ें वो ऑटोमेटिकली बेहतर ही होंगी। तो उसके लिए डिप्रेस्ड होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, परेशान रहना कि आगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर हम अभी से इतनी मेहनत करेंगे, मेहनत बेशक करेंगे, इस तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को अपने जहन पर, अपने अपने आप पर इतना हावी ना करें कि आपकी मेंटल हालत ठीक ना रहे। तो सबसे पहले तो ये कुछ चीज़ें थी।
जो कि मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कौन सी मेडिकेशंस के थ्रू आप क्योर हो सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि ये तमाम काम आप कर रहे हैं फिर भी आप यानी ज़हनी तौर पर सुकून नहीं पा रहे, तो आप यानी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको आप ले सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। वो आप एज़ पर सिम्टम्स ले सकते हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है वो है एकोनाइट नेपोलिस। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं बताई हैं, बहुत मेन मेडिसिन्स बताई हैं। ऐसी मेडिसिन के अगर आप चाहें उनको सिम्टम्स बेस पे उनको रीड करके आप ख़ुद भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद मेडिकेशंस करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सी चीज़ों के सिम्टम्स बहुत सारे आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तब भी आपके जो यानी आपकी जो सोचें, जो आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, बहुत सारे ज़हन में सोचें आने लगती हैं, विटामिन डी के जो सिम्टम्स हैं उसके कुछ सिम्टम्स यानी डिप्रेशन से भी मिलते-जुलते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर आपकी वजह मालूम करे, कॉज़ क्या है, ये जो आपके अंदर अलामात पैदा हो रही हैं उसकी वजह क्या है, उसके बाद वो जो मेडिकेशंस करेगा वो राइट होंगी। तो जैसे कि मैंने कहा पहली मेडिसिन एकोनाइट नेपोलिस। एकोनाइट नेपोलिस होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है, माइंड के लिए बहुत अच्छी दवा है, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये मेडिसिन हर डिज़ीज़ में एक्यूट कंडीशन में यूज़ की जा सकती है, सिवाय चंद एक बीमारियों के। ये हर एक्यूट कंडीशन में यूज़ की जाने वाली दवा है। यानी अगर पेशेंट हमारे पास आया, उसने उसकी जो डिज़ीज़ है वो एक्यूट है, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट ही हमारे पास आया है और उसके यानी स्टार्टिंग की कंडीशन है और दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, एक जगह रहना पसंद करता है, लोगों में घुलना-मिलना पसंद नहीं करता और उसको क्राउड का बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है, यानी क्राउड में वो नहीं रह सकता। इसके अलावा वो अपनी यानी सुसाइडल टेम्परामेंट भी होता है इसमें। पेशेंट जो होता है वो कहता है मुझे ऐसा लगेगा मैं मरने वाला हूँ, इवन कि वो अपना दिन भी बता देगा मैं इस दिन मर जाऊँगा। उसको इतना ज़्यादा अपनी मौत का खौफ होता है, रोड क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो रोड क्रॉस करेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो एकोनाइट सबसे पहले अपने ज़हन में आपने रखनी है। सेकंड जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बा। आर्सेनिक एल्बा भी यानी मौत के खौफ की सेकंड बेस्ट रेमेडी है, बहुत अच्छी दवा है। इसमें पेशेंट का यानी आप ये यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं एकोनाइट और आर्सेनिक में। जैसे एकोनाइट का पेशेंट होता है वो अपना दिन तक बता देता है मैं इस दिन मर जाऊँगा, लेकिन आर्सेनिक के पेशेंट का ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसको बस ऐसा लगता है वो मर जाएगा, सुसाइडल, वो अपने आप की जान लेने की कोशिश करेगा और हद से ज़्यादा रेस्टलेस होगा। जैसे कि मैंने आपको अलामात में भी बताया था, इनके जो पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं, या तो बैठे रहेंगे तो हाथ हिलाते रहेंगे, या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहेंगे, या खड़े होंगे और चलना शुरू कर देंगे एक जगह, यानी ये लोग टिक कर नहीं बैठ सकते। तो उन लोगों की ये बहुत अच्छी दवा है। एक और दवा है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया एक होती है इग्नेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन, वो नहीं इग्नेशिया। मैं यहाँ मेडिसिन्स के यानी नाम लिख दूँगी तो आपको आसानी रहेगी मेडिसिन समझने में। अगर कोई गम है, कोई गुस्सा है जो दिमागी तौर पे अंदर ही अंदर आपके बैठा हुआ है और आप उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं और उसकी वजह से आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। यानी आप खुद ही खुद अपने आप को जज करते रहेंगे, अपने गम में अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे, किसी को डिस्कस नहीं करेंगे, तो उस वक्त ये इग्नेशिया हमारा बहुत अच्छा काम करती है। गम में, किसी भी गम में, सदमे में, अगर सदमे की वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ऐसे पेशेंट जो कि मरने की ख्वाहिश करते हैं कि हम मर जाएं, किसी तरीके से सुसाइडल टेम्परामेंट होता है, यानी अपनी मौत का खुद ही सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे मर जाऊं, मैं वैसे मर जाऊं। और इसके अलावा ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होता है, यानी काम बहुत ज़्यादा करना पसंद करता है, लेकिन हर काम में उसे नाकामी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस, अपने आप को बिल्कुल नकारा और बेकार समझता है, जिसकी वजह से ये तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको सुसाइड की तरफ लेकर जाती हैं। इसमें पेशेंट को मौत का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। एकोनाइट और आर्सेनिक से भी ज़्यादा इसमें पेशेंट को मौत का खौफ होता है, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता। जैसे कि मैंने एकोनाइट में कहा कि अकेले लेटना, रहना पसंद करता है, उसी तरीके से इसका पेशेंट, ऑरामेड का पेशेंट भी लोगों के बीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा होता और बहुत ज़्यादा यानी एकोनाइट आर्सेनिक से ज़्यादा इसमें सुसाइड की टेंडेंसी पाई जाती है। एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है डिप्रेशन की, बहुत अच्छी दवा है,
जो कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एकोनाइट और आर्सेनिक के बाद या इग्नेशिया अमारा के बाद यूज़ की जाने वाली बहुत ज़्यादा दवा है, वो है पल्साटीला। पल्साटीला ऐसे पेशेंट जिनको सिम्पैथी बहुत ज़्यादा पसंद हो, अगर आप उनको एम्पैथी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सिम्पैथाइज़ अगर उनको करें तो वो यानी घुल जाते हैं बिल्कुल आपके सामने, अपने पूरे ख़ानदान की बातें बता देंगे और सबकी यानी थोड़े से जेलस पर्सन भी होते हैं ये लोग, यानी लोगों से थोड़ी जलन भी होती है, लेकिन वो इन पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं होता ये सिम्पटम। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस मेलनकॉलिक होते हैं, इनकी तरफ या जो भी वो इबादत करते हैं उसकी तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये लोगों को इनकी जो सबसे ज़्यादा ख़ासियत होती है वो ये होती है कि एक तो ये अकेले भी रोते रहते हैं, इनके ज़हन से कोई बात नहीं निकलती। अगर उनको कोई बुरा कह दे या इनके पीठ पीछे कोई बात कह दे तो ये अपने ज़हन पे उस चीज़ को इतना हावी कर लेते हैं कि अकेले बैठे रहेंगे तब भी रोएँगे। कोई इनसे ज़रा सा पूछ ले कि अरे तुम्हें क्या हुआ है, तो फ़ौरन से रोना शुरू कर देंगे और बहुत रोएँगे, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, और बहुत ज़्यादा रोएँगे, बहुत ज़्यादा रोएँगे और रो के अपने बात बताएँगे। और अगर डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर को अपने यानी अलामात बताते-बताते आँखों में पानी भर जाएगा, रोना शुरू हो जाएँगे। तो ये पल्साटीला के कुछ सिम्पटम्स थे डिप्रेशन के। अगर पेशेंट अंदर ही अंदर घुले जा रहा है बिल्कुल और रोते जा रहा है, यानी इसमें रोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सिंपैथी गेन करते हैं ये लोगों से। इनको सिंपैथी लेना बहुत ज़्यादा पसंद होती है लोगों की और फिर इनका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से यही कंडीशन उन पे हावी होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एक और मेडिसिन है, वो है सीपिया। सीपिया और पल्साटीला को बताने का साथ-साथ मकसद ये है कि इनके सिम्पटम्स जो हैं वो याद रह जाएँगे। जैसे कि मैंने कहा ये सिंपैथी गेन होते हैं पल्साटीला वाले, लेकिन अगर सीपिया के पेशेंट को आप ज़रा सा भी कंसर्न दिखाएँगे, सिंपैथी दिखाएँगे, वो उल्टा आपसे चिढ़ जाएगा, वो उल्टा आप पे गुस्सा करने लगेगा। और इनमें एक और चीज़ पाई जाती है कि इनको बुरे ख़यालात बहुत आते हैं कि मैं बीमार हो जाऊँगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। अपने बारे में इनको बहुत ज़्यादा बुरे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। ये लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पल्साटीला का पेशेंट दिलजोई पसंद करता है, लोगों के साथ रहना ताकि दिलजोई होती रहे तो ये ठीक रहेगा। उसी तरीके से जो सीपिया का पेशेंट होता है वो अकेले रहना पसंद करता है। उसकी कोशिश होती है कोई मेरे साथ ना हो, कोई मुझे यानी बोले ना मेरे दुःख के बारे में, तो मुझे यानी उसको बुरा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उसको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी। इसके अलावा एक और मेडिसिन है एज़ पर सिम्पटम्स, जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई उनमें से कोई भी रेमेडी आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में आप काली फॉस आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और इसके अलावा बायोकेमिक में ले सकते हैं। मैं मोस्टली जो देती हूँ वो बायोकेमिक्स में देती हूँ, टैबलेट फॉर्म में देती हूँ पेशेंट को। ये नर्व टॉनिक है, ब्रेन को सुकून देता है। ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती, तो दिमागी सुकून के लिए, नर्व को सुकून देने के लिए मैं कालीफॉस बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि वर्कaholic होते हैं, जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है और नींद बहुत कम होती है, तो उन पेशेंट को ये दवा मैं देती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो कालीफॉस 6x या 12x में दे सकते हैं, 4-4 गोलियाँ दिन में 4 बार। मोस्टली छोटे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरीके का दौर चल रहा है और वो अपने दोस्तों को देखते हैं, वो अच्छे हैं, उनके पास अच्छी चीज़ें हैं, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा यानी वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं, तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए। मेडिकेशन से पहले ज़रूरी है कि बच्चों को सेल्फ़ कंट्रोल हमें सिखाना चाहिए, किस तरीके से कहाँ बिहेव करना है, जो है उस पे खुश रहना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम में डेवलप हो जाएँ, हमारी न्यू जनरेशन में डेवलप हो जाएँ, तो डिप्रेशन का मर्ज़ बहुत हद तक कम हो सकता है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली इसे लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।